हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं इकाई 9 उपसर संयोजी यौगिक माह दिसंबर का सिलेबस। यह इस अध्याय का पहला पार्ट है। और ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आप जल्दी स्किप करके ना देखें, क्योंकि रिटर्न मटेरियल तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, पर साथ में जो आपको समझाया जाता है वो हर जगह नहीं मिलेगा। तो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। आपके समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो आज हम जो उपसर संयोजी यौगिक पढ़ने वाले हैं उसका कम हुआ सिलेबस इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। परिचय, लिगेंड, उपसर संयोजी संख्या, रंग, चुंबकीय गुण, आकार, एक केंद्रीय उपसर संयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण, आबंधन, वर्नर सिद्धांत, VBT और CFT। तो 1 बाय 1 हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। आज की क्लास में हम आपको परिचय के बारे में बताएंगे, लिगेंड, उपसर संयोजी संख्या के बारे में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं परिचय। संक्रमण धातुओं में उपसर संयोजी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन्हें सामान्य रूप से हम संकुल या जटिल यौगिक भी कहते हैं। और रसायन विज्ञान में उपसर संयोजी यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कोई परमाणु या आयन उसको घेरे हुए अणुओं या धन आयन के व्यू से जुड़ा होता है। मतलब बहुत से धातु युक्त यौगिक उपसर संयोजी यौगिक ही हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के जटिल यौगिक हैं। अर्थात इनमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम ये केंद्रीय धातु के रूप में पाया जाता है और इसके चारों ओर लिगेंड उपसर संयोजी बंध से जुड़े होते हैं। इसे आगे और समझ लेते हैं। उपसर संयोजी यौगिक तब बनता है जब साझेदारी में एक ही तत्व द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। जैसे कि हम आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बनने की प्रक्रिया को जानते हैं। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है जिसमें दोनों के दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं, परंतु यहाँ पर जो डोनर होगा वो पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म स्वयं दान करता है और दूसरा वाला केवल ग्राही होता है। इस प्रकार जो बंध बनता है वह उपसर संयोजी बंध कहलाता है और इसे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। उपसर संयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त स्पीशीज अर्थात लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसर संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तब हम इन्हें उपसर संयोजी यौगिक कहते हैं। इन्हें हम उदाहरण के द्वारा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से टर्म के लिए क्या यूज़ किया जाता है। मतलब इसकी टर्मिनोलॉजी आपको पहले पढ़ना ज़रूरी है। इसमें केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड आपस में मिलकर एक संयुक्त आयन के रूप में व्यवहार करते हैं, इसीलिए हम इनको संकुल यौगिक कहते हैं। ठोस और जलीय विलयन दोनों ही अवस्थाओं में ये स्थायी होते हैं, अर्थात ये जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। विलयन अवस्था में भी इनके आयनों का परीक्षण करना संभव नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम द्विक लवण या सामान्य लवण लें, जैसे फिटकिरी है या सोडियम क्लोराइड है, तो यदि हम इनको पानी में घोलें तो इनके पूरे के पूरे आयन आयनित हो जाते हैं और हम उनके हर आयन का टेस्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। यही बात इनको सामान्य लवण और द्विक लवण से अलग करती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है K4FeCN6। जब इसको जल में घोला जाता है तो यह निम्न प्रकार से आयनित होता है। पोटेशियम आयन अलग हो जाता है और एक यहाँ पर जटिल आयन बनता है जो कि FeCN6 के रूप में होता है। इसमें पोटेशियम आयन का परीक्षण संभव है, परंतु यदि हम आयरन का टेस्ट करना चाहें या साइनाइड का टेस्ट करना चाहें तो हम उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आयरन का आयन फ्री नहीं होता और साइनाइड का भी आयन फ्री नहीं होता, बल्कि ये संयुक्त आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। उपसर संयोजी यौगिकों को समझने के लिए इनकी शब्दावली को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहला होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो उपसर संयोजी यौगिक में लिगेंड से घिरा हुआ धातु परमाणु या धातु आयन ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहलाता है। यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की भूमिका निभाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, जो बड़ा वाला कोष्ठक है, उसके अंदर जो लेफ्ट साइड में सबसे पहले जो धातु लिखी होती है वही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है। जैसे पोटेशियम
फेरोसाइनाइड में, ये वाले में K4FeCN6 में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप देखिए Fe है यानी कि आयरन, तो यह यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन की भूमिका में है। दूसरा टर्मिनोलॉजी है लिगेंड। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है वह लिगेंड कहलाता है। और ये जब डोनेट कर देता है तो वहाँ पर उपसंयोजी बंध बनता है। तो इस प्रकार लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच उपसंयोजी बंध स्थापित हो जाता है। तो ये जो लिगेंड होते हैं यह कोई भी अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जिसे वो डोनेट कर सकते हैं। आवेश के आधार पर ये 3 प्रकार के हो सकते हैं: धनावेशित लिगेंड, ऋणावेशित लिगेंड और उदासीन लिगेंड। जैसे इस उदाहरण में साइनाइड जो है वो एक ऋणावेशित लिगेंड। अगला टर्म है उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो उपसंयोजी यौगिक में लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए गए उपसंयोजी बंधों की कुल संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण में देख रहे हैं K4FeCN6, तो यहाँ पर 6 साइनाइड जो हैं वो इसके साथ आयरन के साथ में जुड़े हुए हैं और कुल 6 सहसंयोजी बंध बना रहे। तो इस प्रकार यहाँ पर उपसंयोजन संख्या 6 हो जाएगी। अगला है समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को सम्मिलित रूप से बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, इसे ही हम समन्वय मंडल कहते हैं। फिर होता है आयनिक मंडल या प्रति आयन। तो उपसंयोजी यौगिक में जो बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसके बाहर जो भी आयन मौजूद रहेगा, ये धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, उसे हम आयनिक मंडल कहते हैं। अगला है समन्वय बहुफलक। उपसंयोजी यौगिकों में लिगेंड केंद्रीय धातु आयनों के साथ उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़कर भिन्न भिन्न द्विक स्थान व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। इसी व्यवस्था को हम समन्वय बहुफलक कहते हैं। इसका सीधा सीधा सरल शब्दों में अर्थ जो है वो इसकी ज्यामिति से है। जैसे K4FeCN6 में समन्वय बहुफलक अष्टफलकी है, अर्थात यहाँ पे जो आयरन और साइनाइड का यदि हम ज्यामिति देखें तो त्रिविम विन्यास में ये अष्टफलकीय रूप में व्यवस्थित रहता है। समन्वय संख्या 4 होने पर ये चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय हो सकते हैं और 5 होने पर ये त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय या वर्गाकार पिरामिडीय हो सकते हैं। जबकि समन्वय संख्या 6 होने पर ये अष्टफलकीय होते हैं। केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह आपको IUPAC नामकरण के समय पे भी काम आएगा। उपसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े हुए समूह के आवेश सहित अलग कर देने के बाद केंद्रीय धातु आयन पर जो भी आवेश बचता है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। हम उसको इसी तरह से परिभाषित करते हैं। जैसे यहाँ पर K4FeCN6 में यदि हम साइनाइड के 6 आयनों को Cn- के रूप में अलग कर दें तो आयरन के ऊपर जो भी आवेश बचेगा वही उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगा। तो इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है। जैसे पोटेशियम का धन 1 है तो पोटेशियम कुल 4 है वहाँ पर, तो आप क्या करिए धन 1 गुणित 4। आयरन का आपको निकालना है तो उसे आप x दे दीजिए और फिर चिन्ह सहित, जैसे साइनाइड में -1 होता है तो -1 गुणित 6 गुणा 6 क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर 6 साइनाइड है। और इसके बाद इसको सिंपली जैसे आप गणित हल करते हैं वैसे कर लीजिए, तो जो भी उत्तर आएगा उसको आपको चिन्ह सहित लिखना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे 2 आई तो इसका अर्थ यह हुआ कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर धन 2 है। आप लोग चिन्ह इसमें जरूर लिखिएगा। अगला है लिगेंड। लिगेंड के टॉपिक को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि लिगेंड IUPAC नाम के समय भी आपके काम में आएगा और लिगेंड के ऊपर अलग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिगेंड एक प्रकार का आयन, अणु या परमाणु हो सकता है जो केंद्रीय धातु से जुड़कर उपसंयोजी सत्ता या जटिल का निर्माण करता है। लिगेंड को परमाणु या परमाणु का समूह कहा जाता है जिसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है। यह केंद्रीय धातु आयन से जुड़कर जटिल यौगिक का निर्माण करता है और यह जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे केंद्रीय धातु आयन ग्रहण करता है। ये उदासीन, ऋणावेशित या धनावेशित हो सकते हैं और ये इन पर कैसा आवेश होगा यह एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए जल भी एक सामान्य लिगेंड है और इस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो
चूँकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है लिगेंड, इसीलिए लिगेंड में वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम दाता परमाणु कहते हैं। जल के उदाहरण से हम लिगेंड को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जल का यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है जिसमें एक ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन के ऊपर, जैसे हमको पता है कि बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आ गए हैं और बाकी यहाँ पे 4 बचे हुए हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। तो लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन को देकर केंद्रीय धातु के साथ सब उपसंयोजी बंध बनाता है। तो जल में जैसे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंध बनाने के लिए ये जल दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो माना कि एक लिगेंड L है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर M परमाणु के साथ बंध बनाता है, तो हम इसके बंध को इस प्रकार से दर्शाएंगे कि L, फिर एक तीर का निशान लगाएंगे जिसका हेड यानी कि सिरा M की ओर रहेगा। इसे इसी तरह से दर्शाया जाता है। लिगेंड के प्रकार देख लेते हैं। पहला जो हमने प्रकार देखा था वो आवेश के आधार पर था, परंतु उसके अलावा भी दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एक दंतुर, द्विदंतुर और बहुदंतुर। तो एक दंतुर लिगेंड वह लिगेंड होता है जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे साइनाइड, साइनो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि। तो इसमें केवल एक ही परमाणु रहता है जो केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बना सकता है और इसको पुनः विभाजित किया गया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उदासीन, ऋणात्मक और धनात्मक। तो उदासीन में केवल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इस पर कोई आवेश नहीं रहेगा, पर खास बात ये रहेगी कि इसमें केवल एक ही परमाणु रहेगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है, जैसे जल और अमोनिया। जल में ऑक्सीजन परमाणु और अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु ही केवल इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु के साथ बंध बना सकता है। अगला है ऋणात्मक एकदंतुर। तो ये भी एकदंतुर होंगे, इनमें भी केवल एक ही परमाणु रहेगा जो इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर सकता है, परंतु ये ऋणावेशित रहेंगे, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इसमें खास बात ये होती है कि इनके नाम के अंत में ओ जोड़ा जाता है। जैसे हम इसे फ्लोराइड न कह के क्या कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो। और धनात्मक वाले में जिनका नाम जो है वो अंत में सफिक्स जोड़ा जाता है इयम, जैसे नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, NO+ और NO2+। तो धनावेशित लिगेंड काफ़ी कम संख्या में पाए जाते हैं। ऋणावेशित और उदासीन आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमेशा यूज़ होने वाले लिगेंड की लिस्ट दी गई है और साथ में उनका नाम दिया गया। जैसे उदासीन के लिए हम इसे H2O को जल न कह के एक्वा कहते हैं, NH3 को एमीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, हाइड्रोक्सो, साइनो, नाइट्रेटो, एमिडो, NH2- को एनिडो, नाइट्राइटो, थायोसाइनेटो, ऑक्सो, परऑक्सो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, थायोसल्फेटो, नाइट्रेसिल, कार्बोनिल, एसीटेटो, पिरिडीन, ट्राइफेनिल, फॉस्फीन, सल्फाइडो, और भी इसकी कई सारी लिस्ट होती है। हम आपको IUPAC नामकरण के समय में ठीक से और समझाएंगे। अगला है द्विदंतुर लिगेंड। इसमें कम से कम 2 परमाणु ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बंध बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें द्विदंतुर कहा जाता है। इसका उदाहरण है 1,2-डाइएमीन, एथेन 1,2-डाइएमीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एमीन NH2 जुड़ा हुआ है और दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, जिसे ये डोनेट करके बंध बना सकते हैं, इसीलिए ये द्विदंतुर लिगेंड है। और अंतिम है बहुदंतुर लिगेंड। जब एक लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें बहुदंतुर लिगेंड कहा जाता है। यहाँ पर आप इसके कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे डाईएथिलीन ट्राइएमीन। यहाँ पर आप देखिए 3 दाता परमाणु मौजूद हैं। ऐसे ही ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, यहाँ पर 4 दाता परमाणु मौजूद हैं। तो इस प्रकार हम और यहाँ पर ये देखिए आप एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, यहाँ पर कुल 6 दाता परमाणु मौजूद हैं। एक और होता है जिसे हम कीलेट लिगेंड कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सीधे इसी पे ही क्वेश्चन आता है।
तो जो बहुतंतुर लिगेंड होते हैं ये केंद्रीय परमाणु से जुड़कर यदि 5 या 6 सदस्य वाले वलय बनाते हैं तब हम इनको कीलेट लिगेंड कहते हैं, और जो भी यौगिक बनता है उसे हम कीलेट यौगिक कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए जैसे प्लेटिनम के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है ये आपस में जुड़कर चक्रीय यौगिक बना रहा है। तो इस प्रकार जब केजनुमा मतलब पिंजड़ेनुमा रचना बनती है वलय, बंद वलय, तब हम उसे कीलेट लिगेंड का नाम देते हैं और बने हुए यौगिक को कीलेट यौगिक कहते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अगली क्लास में हम इसमें समावयता और IUPAC नामकरण देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि हम आगे भी आपके लिए आपके काम की चीज़ें लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।